हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस4ए में। मित्रों, सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण आपसे मिल नहीं सका और कोई नया वीडियो लेके आपके पास नहीं आ सका। पर अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर आपके साथ किसी न किसी टॉपिक पे चर्चा करें। आज आपके साथ जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही समसामयिक मुद्दा है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मित्रों, आप जानते हैं कि पिछले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2021-22 पेश किया गया। आज उसी बजट पे हम चर्चा करेंगे और जब बजट को चर्चा करेंगे तो चर्चा करने के दौरान हम किन किन बातों को जानेंगे उनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 5 पार्ट्स में डिवाइड करके उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट है क्या, भारत में बजट का इतिहास क्या है और बजट 2021-22 की जो प्रमुख बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। जो मेन चर्चा हमारी होगी प्रमुख बातों पर ही होगी। उसके बाद जो कुछ और बातें जो इनसे बच गई होंगी, जो छूट गई होंगी, उनको चर्चा करेंगे और फिर जो चुनौतियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहले बजट क्या है। बजट को हम आसान शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो हम भविष्य की जो योजनाएं बनाते हैं, जो उद्देश्य रखते हैं, उन उद्देश्यों और योजनाओं को पूरा करने के लिए जो हमारे आय और व्यय का अनुमान है, जो खर्च का और इनकम का जो अनुमान है, जो विवरण है, दरअसल वही बजट है। दरअसल बजट शब्द जो है ये फ्रेंच शब्द से लिया गया था। एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। दरअसल वहां पे जब बजट पेश किया जाता था उस चमड़े के थैले में रख के पेश किया जाता था। तो उस थैले के वजह से, उस बैग की वजह से इसका नाम बजट पड़ गया और बजट कहते कहते आज लोग बजट कहने लगे। जहां तक भारतीय संदर्भ में इसकी जब हम बात करें, भारत के संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है। बजट जैसा कोई शब्द नहीं है। व्यय और आय के अनुमान के लिए जो शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है, बजट जैसा जो शब्द है, इसके लिए भारतीय संविधान में जो शब्द प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब बजट में होता क्या क्या है? जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसके अंतर्गत क्या क्या होता है? खर्च का अनुमान होता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो खर्च होगा उसका अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो समय होता है वो एक वित्तीय वर्ष होता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो खर्च होगा उसका अनुमान, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझें। राजस्व प्राप्तियां क्या है? रेवेन्यू इनकम क्या है? तो सरकार को जो टैक्स मिलता है, सरकार ने जो उधार दे रखा है उस पे जो सरकार को ब्याज मिलता है, या जो पीएसयूज हैं, सार्वजनिक उपक्रम जो हैं, उनसे जो लाभांश मिलता है, ये सब रेवेन्यू इनकम्स में आती हैं, राजस्व प्राप्तियों में आती हैं, राजस्व प्राप्तियों में आती हैं। जहां तक पूंजीगत प्राप्तियों की बात है तो पूंजीगत प्राप्तियों को जैसे बोले ना, जुगाड़,
कि सरकार कहीं से पैसे का इंतजाम जब करती है, वैसा जो पैसा हमारे सरकार के पास आता है उसको पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। जैसे सरकार किसी से ऋण ले, किसी से उधार ले, सरकार को कहीं से अनुदान मिले, या अपनी कोई संपत्ति बेचे, विनिवेश करे, ऐसी जो प्राप्तियां होंगी वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आएंगी। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। इसके अलावा रेवेन्यू बढ़े कैसे, राजस्व बढ़ाया कैसे जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी चर्चा की जाए होती है बजट पे। लास्ट आर्थिक और वित्तीय नीति की भी चर्चा बजट के दौरान की जाती है। अब ये तो रहा बजट क्या था या बजट क्या है, बजट को समझना था, बजट का मतलब क्या होता है। अब बजट का इतिहास, भारत में जो बजट का इतिहास है वो क्या है, भारत में बजट का इतिहास क्या है, भारत में बजट की शुरुआत कब से हुई। जहां तक भारत में बजट की शुरुआत की बात है तो भारत में बजट की शुरुआत 1860 में वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा किया गया। हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसको ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। और हाथों में लेने के बाद जो वित्त सचिव थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया। जहां तक स्वतंत्र भारत की बात है, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था 1947 में के षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को। अब तक का जो सबसे बड़ा बजट था, जो वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा ही पिछले वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया। ये तो थोड़ा सा इतिहास रहा, जो बजट का इतिहास रहा भारत के। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 2021-22 का जो बजट है, 21-22 के बजट की जो प्रमुख बातें हैं वो बातें क्या हैं कि सबसे प्रमुख बात है पेपरलेस बजट है। अब तक जो बजट होता था, एक बैग में, सूटकेस में पेपर्स लेके जाते थे वित्त मंत्री और उसमें से बजट को पढ़ते थे। ये पहला बजट है जो कि एक टेबलेट में था। पेपरलेस बजट या डिजिटल बजट इसको कह सकते हैं। इस बजट की जो मेन बात है, हम जानते हैं कि पिछले एक साल से हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और कोरोना महामारी की वजह से जो आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हुई, उस मंदी से निपटने के लिए जो आर्थिक रिकवरी की बात है, वो आर्थिक रिकवरी की बात इस बजट का सबसे प्रमुख मुद्दा है। और वो आर्थिक रिकवरी जो है वो भी कैसे, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आर्थिक रिकवरी, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आर्थिक रिकवरी की बात की गई है। इस साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इस साल के बजट की जो सबसे प्रमुख 6 बातें हैं जिन पे बजट टिका हुआ है, जिन पे पूरा बजट टिका हुआ है। वैसे तो बहुत बड़ा बजट है, लेकिन अगर हम इसको समराइज करें तो वो 6 बातें, मुख्य बातें जो निकल के आती हैं, वो 6 बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य एवं कल्याण, पहला पिलर, पहला स्तंभ। दूसरा फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा, मानव पूंजी को मजबूती प्रदान करना, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको कैसे मजबूत किया जाए, उसके बारे में जो बात की गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो बातें हैं, उसके अलावा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ये 6 मुख्य स्तंभ हैं जो इस बजट में प्रमुख बातें हैं, बजट की सबसे प्रमुख बातें हैं जिन पे पूरा बजट टिका हुआ। अब हम ये 6 जो मेन पिलर्स हैं इनको एक एक करके समझेंगे। ये 6 पिलर्स कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं हमारा देश पिछले लगभग 1 साल से, हमारा देश ही क्या पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। और इस कोरोना महामारी ने एहसास करा दिया कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी जरूरी हैं हमारे लिए। कुछ हो ना हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश में बहुत मजबूत स्थिति में होनी चाहिए। उसी को ध्यान रखते हुए इस बजट में स्वास्थ्य का जो बजट है वो लगभग 137% बढ़ाया गया। स्वास्थ्य से संबंधित जो बजट है 137% की उसमें बढ़ोतरी की गई। आइए देखते हैं स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने इस बजट में लाया है। सबसे पहला है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। उसके अलावा कुपोषण से बचने के लिए पोषण अभियान 2.0, कोविड-19 से बचाव के लिए जो वैक्सीन बनी है उस वैक्सीन का वितरण सही तरीके से हो सके, हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच सके, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। ज्यादातर बीमारियां गंदगी की वजह से होती हैं, शुद्ध पानी ना मिलने की वजह से होती हैं। तो शुद्ध पेयजल लोगों को मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शहरी चलाने की बात की गई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चलाने की बात की गई। इसके अलावा बीमारियों से बचने के उपायों की चर्चा की गई। और वो उपाय कौन कौन से हैं? निवारक उपाय, उपचारात्मक उपाय और कल्याण से संबंधित उपाय। निवारक उपाय कौन कौन से हैं? निवारक उपाय वो है जो बीमारी होने से पहले जो उपाय किए जाएं वो निवारक उपाय। प्रिवेंटिव, उपचारात्मक उपाय, क्यूरेटिव उपाय जो बीमारी के दौरान हमें करने चाहिए, उन उपायों के बारे में चर्चा की गई है। और जब बीमारी ठीक हो जाए या बीमारी के बाद कल्याण की बात। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हमारे बजट में स्वास्थ्य का जो बजट था 137% बढ़ाया गया। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से को जो मजबूत करने के लिए जो बातें की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो इंसेंटिव देने की बात की गई है प्रोडक्शन के बेस पे देने की बात की गई है। कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव देने की बात की गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात की गई है। पाइपलाइन का जो जाल है उसको मजबूत करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की गई है।
जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय को 5.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है? देखिए, दो तरीके के व्यय की चर्चा करेंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसको बहुत साधारण शब्दों में समझें हम। आप अपने घर में अपनी सुविधा के लिए मार्केट जाते हैं और वहां से एक फ्रिज खरीद के ले आते हैं, एक फ्रिज खरीद के ले आते हैं। उस फ्रिज को खरीदने से प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं होगी, आपके इनकम में कोई वृद्धि नहीं होगी, आपकी कमाई में कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा जो व्यय होता है जिसे ना तो प्रोडक्शन में, ना तो उत्पादन में कोई वृद्धि हो आपके, ना आपकी कमाई में कोई वृद्धि हो, वो राजस्व व्यय कहलाता है। जैसे कर्मचारियों की सैलरी वगैरह, कर्मचारियों की पेंशन, ये सब राजस्व व्यय है। लेकिन वहीं जब आप मार्केट जाते हैं और वहां से आप एक सिलाई मशीन लेके आते हैं, और सिलाई मशीन इस लक्ष्य से ले आते हैं कि उसको आप अपनी दुकान पे रखेंगे और उससे सिलाई करके आप कमाएंगे। तो इस तरीके का जो व्यय किया, इस तरीके का जो खर्चा किया, एक तरीके का ना आपने एसेट क्रिएट किया, एक संपत्ति क्रिएट की, जिसके माध्यम से आप अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा व्यय पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है क्योंकि पूंजीगत व्यय में आपका प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी इनकम भी बढ़ती है। तो पूंजीगत व्यय के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपए देने की बात की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपए देने की बात की गई। उसके अलावा रेलवे सिस्टम को अपडेट करने के लिए, 1,10,55 लाख करोड़ देने की बात की गई। और कब तक अपडेट करने के लिए? 2030 तक, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। उसके अलावा जो हम जानते हैं सरकारी बैंकों की स्थिति काफी खराब है। एनपीए जो है बढ़ता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ऐसा बैंकों ने जो कर्ज दिया हुआ है वो वापस नहीं मिल रहा है, उन बैंकों की हालत खस्ता होती जा रही है। तो सरकारी जो बैंक्स हैं उनको एक नया जीवन देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा रणनीतिक विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए पाने का लक्ष्य रखा गया। रणनीतिक विनिवेश के जरिए मतलब सरकार अपनी जो पीएसयूज हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको बेचे या उनमें अपनी हिस्सेदारी को बेच करके 1.75 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके अलावा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास के माध्यम से लोगों को सुविधाएं देना, भारत की आकांक्षाओं को पूरा करना, इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं? स्वामित्व योजना जो है, देश के जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उन पे लागू की गई है। अब ये स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो जमीन है, लोगों की जो जमीन है, उनको ड्रोन के माध्यम से उनका सर्वेक्षण करके, उनका सर्वे करके, उनका डिजिटलीकरण करना, इसके अलावा ग्रामीण भारत को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में
रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, इस पे ध्यान देना है। क्योंकि कोरोना के दौरान हमने देखा बहुत बड़े स्तर पे मजदूरों का पलायन हो रहा था। शहरों से गांव की तरफ पैदल मजदूर जा रहे थे। तो शहरों में ना जाना पड़े रोजगार के लिए, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। उसके लिए पशुपालन, मछली पालन इत्यादि को बढ़ावा देने की बात की गई है। इनको बूस्ट करने का प्रयास किया गया है। तीसरा, आजकल किसान आंदोलन बहुत चर्चा में है। तो सबकी निगाह थी कि इस बजट में किसानों के लिए क्या दिया गया है, इस बजट में किसानों के लिए क्या दिया गया, और किसानों की जो मांग है क्या उससे संबंधित कोई प्रावधान इस बजट में है। उससे जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा प्रावधान इस बजट में किया गया। इनाम योजना, नेशनल एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब किसानों को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को घर रख के घर बैठे बेच सके। एपीएमसी जो पूरे किसान आंदोलन के दौरान बहुत चर्चा का विषय रहा कि एपीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा, एपीएमसी जो मंडियां उनको खत्म कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि एपीएमसी को भी मजबूत करने के लिए भी बात की गई है। मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग तो रहेगी। क्योंकि हमारे देश में हर किसी को अभी ऐसी सुविधाएं नहीं है, हर कोई ऑनलाइन मार्केटिंग कर सके, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सके। तो उसके साथ साथ जो एपीएमसी मंडियां हैं उनको भी मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है कि ऐसा नहीं कि एपीएमसी मंडियों को खत्म कर दिया जाए, उनको भी विकसित करने का प्रयास किया गया है। कोरोना काल के दौरान हमने देखा जब सरकार ने गरीबों को राशन बांटने का प्रयास किया और राशन बांटना शुरू किया, तो उस दौरान बहुत बड़ी समस्या निकल के आई। वो ये थी कि मान लीजिए कि दिल्ली में राशन बांटना है, तो राशन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको यहाँ का राशन कार्ड है। अब किसी का राशन कार्ड गांव का था, तो उसको यहाँ पे राशन मिलने में दिक्कत हो रही थी। आधार कार्ड से लिंक करके या कोई और तरीका अपना करके करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक देश में एक राशन कार्ड। आपका राशन कार्ड चाहे बिहार का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे दिल्ली का है, बिहार का राशन कार्ड लेके आप आके दिल्ली में राशन ले सकते हैं और दिल्ली का राशन कार्ड ले जाके आप बिहार में राशन ले सकें। ऐसी व्यवस्था की गई, वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश में एक राशन कार्ड। उस राशन कार्ड को लेकर के आप पूरे देश में कहीं भी जाके राशन ले सकें। ये सारी चीजें कोरोना काल में जो जो समस्याएं आई हैं, कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित हैं। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को नुकसान ना हो, ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की चर्चा की गई इस बजट में। उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव पूंजी है, मानव संसाधन जो है, मानव संसाधन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। तो उसके लिए शिक्षा जो प्रणाली है, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको मजबूत करने की चर्चा की गई, मजबूत करने की बात की गई। और मजबूत कैसे करना है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई, नई शिक्षा नीति के माध्यम से मानव संसाधन को मजबूत करने का प्रयास किया गया, प्रयास करने की बात कही गई। 15,000 स्कूलों को सुधारने की बात की गई। साथ ही साथ
100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की बात की गई, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से, पीपीपी मॉडल के हिसाब से, या सरकारी सहायता के से 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की बात की गई। लद्दाख जैसे क्षेत्र जो मुख्य धारा से कहीं अलग नजर आते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई इस बजट में। अनुसूचित जनजाति या जनजातीय इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल और वो भी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की बात की गई, जिससे कि जनजातीय इलाकों के बच्चे सही से पढ़ सकें, लिख सकें और मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ सकें। इसके अलावा पांचवा जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, नवाचार और अनुसंधान विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, इसके लिए इस बजट में क्या कुछ दिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात की गई है। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की बात की गई है, NTNLM। हम जानते हैं हमारा देश विविधताओं का देश है, बहुत तरीके की भाषाएं, बहुत तरीके की बोलियां, बहुत तरीके की संस्कृतियां हैं। कोई भी सरकार की पॉलिसी हर भाषा के लोग आसानी से समझ सकें, ऐसा प्रयास किया गया है। जो भी पॉलिसीज बने, जो भी नीतियां बने, उनका जो ट्रांसलेशन हो वो हर भाषा में किया जाए, इससे लोग उनको आसानी से समझ सकें। इसके अलावा गगनयान मिशन, डीप ओशियन मिशन, ये कई सारे डेवलपमेंट की बात की गई है इनोवेशन और डेवलपमेंट के सेक्टर में। छठवां जो अंतिम महत्वपूर्ण पिलर है वो ये है कि जो मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बात है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसको लेके क्या कुछ है इस बजट में। त्वरित हम जानते हैं कि हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है काफी लंबी, काफी टाइम टेकिंग है। तो कम समय में विवादों का निपटारा हो, लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए बहुत सारे प्राधिकरणों की स्थापना की बात की है, कई सारे ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की बात की गई है। बीमा अधिनियम, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन की बात की गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना है। अब की बार वाली जो जनगणना है, पहली ऐसी जनगणना होगी जो डिजिटल जनगणना होगी, मतलब जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा। ये थे 6 महत्वपूर्ण पिलर्स, 6 महत्वपूर्ण स्तंभ जो इस बजट के थे। इसके अलावा कुछ बातें जो इनसे हटके छूट जाती हैं पर उनका भी कहीं ना कहीं महत्व है, उन बातों की भी चर्चा कर लेते हैं। उनमें से सबसे पहला है जो पश्चिम बंगाल के लिए 95,000 करोड़ की सड़क और संरचना विकास, रोड से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए 95,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। जो एग्रीकल्चर के विकास के लिए, कृषि से संबंधित जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो ढांचा है उसके विकास के लिए जो उपकर लगाया जाए, जो सेस लगाया जाए, 2.5 से लेके 100% तक बढ़ाया गया है, जिसमें डीजल पे, पेट्रोल पे, शराब पे, इन पे उपकर लगाया गया है। डीजल पे 2.5 के आसपास रखा गया, पेट्रोल पे 4
प्रतिशत के आसपास है। और जो शराब जैसे जो मादक पदार्थ हैं उन पे 100% तक बढ़ाया जा सकता है। सोने को सेबी से जोड़ दिया गया है। ये तो हुए जो बजट की महत्वपूर्ण बातें थी। अब चुनौतियां क्या क्या हैं, चुनौतियों के बारे में भी चर्चा करें। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है इस कोरोना काल में जो आर्थिक मंदी आई है, उस मंदी से निपटने की चुनौती है सरकार की। उसके अलावा बेरोजगारी की जो स्थिति पैदा हुई, उस बेरोजगारी की स्थिति से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंकों ने उधार दे रखा है और उन उधारों की वसूली नहीं हो पा रही है, उनकी वसूली किस तरीके से हो, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है। विनिवेश के जरिए जो पैसा इकट्ठा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो कैसे इकट्ठा किया जाए, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रकार से हमने आज बजट से संबंधित जितने भी तथ्य थे, जो कॉन्सेप्ट था, उसको समझने का प्रयास किया। आशा है कि आप लोगों को इससे संबंधित सारे तथ्यों की जानकारी मिल गई होगी, जो कि एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। आगे आपके से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।